जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द सिटी ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद बैक कर रहे हैं, वापसी ले रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो आज से यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा, साथ ही साथ लेक्चरर की परीक्षा या बीओ या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और स्पेशली ये एलटी के लिए है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। एलटी वाले ज़रूर देखिएगा। पूरा का पूरा एलटी का जीएस कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि एलटी में 30 नंबर का जीएस आएगा और आपका बाकी सिलेबस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, तो 30 नंबर ये काफ़ी सफिशियंट होगा आपका अच्छा स्कोर करने के लिए। 30 में आप 25 प्लस 27 या 20 प्लस आराम से कर सकते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो कंटेंट आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पता है इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। उसमें सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, भागवत, शैव एवं अन्य धार्मिक आंदोलन पढ़ना है। 16 महाजनपद मौर्य काल पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ना है, चोल एवं राजपूत काल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में। थोड़ा स्पीड तेज बोल रहे हैं। हमारा मन था सुपर 30 कराने का जीएस का, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन कराएंगे। मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत काल के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पढ़ना है। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। बाबर एवं हुमायूं पढ़ना है। सूर्यवंश पढ़ना है। अकबर पढ़ना है। और जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। मराठा के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ उत्तरवर्ती काल के मुगल शासक एवं मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लिनेशन जब होता है, उसको पढ़ना है। फिर आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन, उनके बारे में पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ना है। और 1857 का विद्रोह एवं अन्य जन आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारत में शिक्षा का विकास और भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें पढ़ना है। फिर 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण पढ़ना है। किसान विद्रोह, मजदूर आंदोलन पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य संस्थाएं पढ़ना है। और बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है। क्रांतिकारी एवं साम्यवादी आंदोलन पढ़ना है। असहयोग सविनय एवं भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। भारतीय गवर्नर जनरल, वायसराय आयोग, अधिनियम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, इसमें हम बता देंगे। देखिए, कोई चीज़ पढ़ने से पहले सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत जल्दी कराएंगे। और हम वे क्वेश्चन कराएंगे जो लोक सेवा आयोग में 2012 से लेकर अब तक पूछे गए हैं, और साथ ही साथ उनकी व्याख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। भारत का भूगोल में क्या आएगा। पर्वत, पठार, मैदान, प्रमुख दर्रे, घाटियाँ, औद्योगिक रेखाएँ, द्वीप, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर अपवाह तंत्र आएगा। जलप्रपात एवं झीलें आएंगी। वर्षा आएंगे। वन क्षेत्र एवं मृदा आएगा। सिंचाई, नदी एवं घाटी परियोजना आएगा। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन आएगा। फिर आपका विश्व भूगोल आएगा। विश्व भूगोल में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, विश्व के द्वीप, महाद्वीप, देश, राजधानी, सीमाएं, ये सारी चीज़ें आएंगी। पर्वत, पठार, मरुस्थल, खाड़ी, द्वीप, जलसंधियाँ या ज्वालामुखी, भूकंप, महासागरीय गर्त, महासागर, ये सारी चीज़ें आएंगी। बाद में मानव भूगोल आएगा। फिर भारतीय संविधान आएगा। पंचायती राज, सामुदायिक विकास आएगा। भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की उद्देशिका, स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं संसद, संघ एवं राज्य की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका, प्रमुख आयोग, समितियां, केंद्र संबंध, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। फिर अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, नगरीकरण आएगा। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, जनगणना, नगरीकरण, पर्यावरण, भारतीय संस्कृति, उसके भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव आएगा। कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी। फिर हल्का प्रारंभिक गणित रहेगा, मतलब नाम मात्र का है। फिर मिसलेनियस आएगा, उत्तर प्रदेश विशेष में। ये सारे आपके टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। वैसे गणित वाला नहीं पूछा जाएगा, बस जीएस का पूछा जाएगा, लेकिन मैंने उस सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। आई होप आपका इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है। तो 30 नंबर का है। 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस सब्जेक्ट अपना पढ़ते रहिए, जीएस हम पे छोड़ दीजिए। पूरा का पूरा एलटी ग्रेड का एग्जाम से पहले हम जीएस कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज से श्री गणेश करते हैं। इतिहास के क्वेश्चंस को लेते हैं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा का पूरा कर लेंगे, जितने भी यूपीपीएससी में पूछे गए हैं पेपर में। और टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है और टॉपिक वाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ जाएंगे इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक हड़प्पाकालीन स्थल का संबंध गुजरात से है। बनावली, शिकारपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो जो शिकारपुर है आपका, इसका संबंध किससे है। ये गुजरात से है। बाकी गुजरात से नहीं है। बाकी कहाँ से है देख लीजिए। शिकारपुर गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा स्थल है। और अन्य हड़प्पा स्थलों की वर्तमान स्थिति है। बनावली हरियाणा का है।
हिसार जिले में है, और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ये देखिए आपका आया है यूपीपीएससी लेक्चरर जीडीसी में आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो घरों में कुआं कहाँ पे मिला था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो में घरों के में कुओं के अवशेष मिले, और मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था, और हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए। कितने? 6 कुएं। और चनहुदड़ों में मात्र 2 कुएं। चनहुदड़ों में कितने? 2। और बात कर लेते हैं सैंधव नगरों के स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप गोला कर रहे हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात कितना होता था? 4:2:1 होता था। और हड़प्पा के 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की खोज 1921 से 22 के बीच में राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। 3 नंबर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। कौन करता है? राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो ये आपका मांडा करता है। कौन? मांडा करता है। तो ये आप बना लीजिए, NS और V याद करने के लिए, NS VWE। तो नॉर्थ में आपका क्या है? आपका यहाँ पे मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक मांडा प्रयागराज भी स्थित है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पे है? पूर्वी सीमा का उदाहरण मतलब करता है, ईस्ट में है। और दक्षिण में आपका कौन है? दैमाबाद महाराष्ट्र है। और पश्चिम में सुतकागे इंडोर पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा पूरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो चौतांग, घग्गर, सतलुज, रंगोई। तो आपके कहाँ पे है? रंगोई में है। तो हड़प्पा पूरा स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। और घग्गर नदी पे क्या है? कालीबंगा है। और राखीगढ़ी कहाँ? राखीगढ़ी सतलज नदी पर है। और रोपड़, राखीगढ़ी आपका कालीबंगा राखीगढ़ी सतलज नदी पर रोपड़ पूरा स्थल स्थित है। जबकि चौतंगा नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। देखिए सिंधु सभ्यता से 2012 से लेकर के 24 तक में यूपी जीडीसी या लेक्चरर या एलटी जितने भी एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, वैदिक सभ्यता से देखते हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, टॉपिक वाइज है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त हैं? 1017, 1035, 1040, 1055। तो ऋग्वेद में अगर साकल सूक्त की बात किया जाए तो 1017 हैं। कितने हैं? 1017 हैं। और वाल्खिल सूक्त को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 1028 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1028 हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। चलिए आगे 6 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के थे? तो प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 10, 8, 6, 12। तो प्राचीन भारत में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। देखिए हायर में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2021 में। तो 8 प्रकार पूछ लेता है। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, 5वां आसुर विवाह, 6वां गंधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह, 8वां पैशाच विवाह। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग। तो पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 1 3 2 4 5, 1 2 3 1 3 4 2 5, 5 4 3 2 1। देखिए यूपीपीएससी हायर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले आपका वेद आता है, वेद के बाद क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आता है, फिर ब्राह्मण के बाद आरण्यक आता है, फिर आरण्यक के बाद आपका उपनिषद आता है, उपनिषद के बाद वेदांग आता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 1 3 2 4 5 हो जाएगा। और वेद के बारे में थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले वेद आता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आता है, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग। वेद क्या है? वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इनमें आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 होते हैं, या 4 हैं, होते क्या हैं? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत चातुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, पूछा जाता है। इसके 3य मंडल में सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, पूछा जाता है गायत्री मंत्र। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के विधि विधान की चर्चा मिलती है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में मिलता है, यजुर्वेद है। सामवेद, इसमें भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्राणेय गीत तथा जादू टोने का वर्णन है।
फिर आ जाए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। देखिए हम क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी करा देंगे, तो आप बेझिझक हम पे विश्वास कर सकते हैं, पूरा का पूरा कराएंगे। तो प्रत्येक वेद की एक गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद की कौशिकी व ऐतरेय, ऋग्वेद का क्या है कौशिकी होता है, ऐतरेय होता है। यजुर्वेद का तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण है, और सामवेद का पंचविश और जैमिनी है, एवं अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। कौशिकी किसका है, ऋग्वेद का है। तैतरीय किसका है, यजुर्वेद का है। शतपथ किसका है, यजुर्वेद का है। पंचविश जैमिनी किसका है, सामवेद का है। और गोपद किसका है, अथर्ववेद का है। अरण्य क्या होता है, ये दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। फिर उपनिषद क्या होता है, इनकी संख्या 808 मानी जाती है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को। फिर वेदांग क्या है, वेदों का अर्थ समझने व शुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। ये 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है, तो पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन। तो पाणिनि ने। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि है। पाणिनि के व्याकरण का अष्टाध्यायी से मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। व्याकरण प्रथम पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी है। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये देखिए आप किस में है, ये ऋग्वेद में है। किस में है, ऋग्वेद में है। तो पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के में है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में समाहित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था। सूर्य को समर्पित मंत्र है। 10 नंबर देखते हैं। सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किसका है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो किसका है, महाभारत का है। महाभारत का है। देखिए यूपीपीएससी बीओ में क्वेश्चन है। महाभारत हिंदू का एक प्रमुख महाकाव्य है। इसे जैन संहिता, इसका अन्य नाम देख लीजिए, इसे जय संहिता भी बोलते हैं, सतसहस्री संहिता बोलते हैं। ये सारे इसके उपनाम हैं। 11 नंबर देख लेते हैं कि ये मैचिंग का क्वेश्चन है। 1 का 2 से कूट का मिलान करना है, मैच का मतलब। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया है, ब्राह्मण दिया है। किसमें कौन सा ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद का क्या होता है, कौशिकी ब्राह्मण है, अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा। अथर्ववेद का क्या है, गोपद है, गोपथ है। और इसके अलावा क्या होगा आगे, तो यजुर्वेद हट गया है। ऋग्वेद का आपका क्या है, ऋग्वेद का आपका कौशिकी है, और अथर्ववेद का गोपथ है, और यजुर्वेद का आपका शतपथ है, और सामवेद का पंचविश है। तो देख लीजिए क्या है इसमें। तो विकल्प ऐसा ही हो जाएगा, 2 3 4 1। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का कौशिकी और त्रय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ तैतरीय है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए आश्रम पद्धति 2012 में क्वेश्चन है। तो कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। तो आचार्य यम और नचिकेता का आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। 13 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो अंगिरस, अत्रि, भृगु, पुलस्त्य। तो किसने किया था, भृगु ने किया था। ये जीडीसी 2019 में है। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया, और पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया। क्षत्रिय विहीन मतलब यहाँ पे सहस्त्रार्जुन के वंश का किया था, बाकी क्षत्रियों से उनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सहस्त्रार्जुन के वंश का किया था, जो किया था ताई राजा था एक। 14 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 न 2 दोनों। तो 1028 संस्करण है या श्लोक है, और अष्टक भी कहा जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वेद में 10 खंडों में विभाजित है, इसे मंडल कहते हैं खंडों को। और ऋग्वेद का एक अन्य विभाजक अष्टक भी है, जिसे अध्याय 64, वग्र 21-12, मंत्र 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017। यदि वल्खिल या परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1028। 15 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। श्वेताश्वर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, देखिए एलटी ग्रेड 2018 में हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो करा रहे हैं एकदम
जेन्युइन कंटेंट से करा रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में, किसके द्वारा रचित है? याज्ञवल्क्य के द्वारा ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के 2 रूप थे, मूर्त और अमूर्त। इन्हें यत और त्यत अर्थात सत्य और असत्य भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब बौद्ध, जैन और भागवत शैव अन्य धार्मिक आंदोलन में आ जाते हैं। 16 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? नेतिपाकरण, महावंश, परशिष्ट परवन और दीपवंश। तो परशिष्ट परवन आपका बौद्ध साहित्य नहीं है, बाकी सारे बौद्ध साहित्य हैं। तो नेतिपाकरण, महावंश और दीपवंश बौद्ध साहित्य है, जबकि परशिष्ट परवन जैन साहित्य है। किसका है? जैन साहित्य है। ठीक है। और बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं, हितोपदेश और मिलिंद पन्हो हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का माध्यम था? संस्कृत, देवनागरी, पाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें पाली ही था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम पाली भाषा या प्राकृतिक भाषा थी। प्रचलित शिक्षण विधियों में मौलिक शिक्षा के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा नायक विधि, सम्मेलन विधि, देशाटन, प्रकृति निरीक्षण था, निध्यासन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग सुमेलित है? दिया है पालिताना गुजरात, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, कोणार्क उड़ीसा सुप्रसिद्ध गुप्तेश्वर की मूर्ति, अंकलेश्वर गुजरात सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो इसमें सही सुमेलित ये है पालिताना गुजरात, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। बाकी सुमेलित सही नहीं है। प्राचीन सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में है। और इसका निर्माण गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और श्रवण बेलगोला जो है वो, ये देखिए इसमें आगे पीछे दे दिया है। श्रवण बेलगोला जो है गोमतेश्वर की मूर्ति, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है, जो गोमतेश्वर की मूर्ति दिया गया है। और गोमतेश्वर का संबंध जैन संप्रदाय से है। 19 नंबर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? वैशाली में, बोधगया में, राजगीर में, सारनाथ में। तो पहला प्रवचन सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, बनारस में है, वहाँ पे दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए। देखिए हम सिलेबस कवर करा रहे हैं कंसेप्ट के साथ। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी, जो कि आधुनिक रूमिन देव नामक स्थान माना जाता है, वहाँ पे हुआ था। ये शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां से सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। फिलॉसफी दिया गया है, दर्शन दिया गया, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिया गया है, किस मतलब कैसे मोक्ष किया जाता है, और बाद में क्या दिया गया है, इनका मैच करने की बात किया गया है। तो न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन दिया है। वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, आत्मज्ञान का, वेदांग उपनिषद अनुष्ठान का, ये सारी चीजें तो इनको देखना है। तो जो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तार्किक चिंतन के द्वारा होता है। और जो मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान के द्वारा होता है। और जो आपका सांख्य दर्शन है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करता है। और जो आपका वेदांत दर्शन है आत्मज्ञान है। तो ये क्या है? A का 4 और B का 3, ये किसमें है? और C का 1, D का 2, विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन सूत्र की रचना की थी, किसने किया था? कात्यायन ने, बुद्धघोष ने, नागसेन ने, भद्रबाहु ने। तो किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चर में आया क्वेश्चन है। तो जैन कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, इनका जीवन चरित्र वर्णित है। पारिवारिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्माण के 150 वर्ष बाद हुई। 8 दिवसीय पर्युषण वर्ष के समय जैन साधु एवं साध्वी कल्पसूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं। जेतवन विहार मॉनेस्ट्री स्थित था, कहाँ पे स्थित था? तो श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगीर में। तो कहाँ पे है? ये आपका श्रावस्ती में है। जेतवन विहार जो मॉनेस्ट्री है श्रावस्ती में स्थित है। ठीक है, तो जेतवन विहार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्मसभा में मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अपने समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से इस विहार को खरीदा था। 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी स्तूप में आर्य के स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? सांची स्तूप, बोधगया, अमरावती, भरहूत। तो अमरावती में, किसमें? अमरावती में। तो आर्य के स्तंभ की विशेषताएं अमरावती स्तूप में प्राप्त होती हैं। आर्य के स्तंभ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पूजनीय होता है। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक द्वार तोपड़ के पृष्ठभाग में
स्तूप से जुड़ा हुआ एक आर्यक मंच निर्मित किया जाता था। अमरावती स्तूप की इस आर्यक पर पतले किंतु सुंदर 5 स्तंभ हैं जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। आर्यक मंच आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण है। 24 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बघनी नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध की हैं, जिनका निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। इन गुफाओं के चित्र अजंता के समकालीन हैं। 25 नंबर देख लेते हैं। आज सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पहला डे है, इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको कंटिन्यू हम कर देंगे। बाकी लोक सेवा आयोग के लिए हमारे कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, जो हम पहले जुड़े हैं पता है। भले चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट जेन्युइन देते हैं। जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी ना? तो टालमी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वॉल्टेयर, अबू रहमान बिरूनी। तो टालमी ने लिखा था। किसने लिखा था? टालमी ने लिखा था। देखिए हायर में क्वेश्चन है। यूनानी भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषविद टालमी ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसकी अन्य रचनाएं निम्न है। कौन कौन सी हैं? ग्रही सिद्धांत लिखा था इसने, एनेलिमा लिखा था, अल्मागेस्ट लिखा था, प्लेनेट हाइपोथेसिस लिखा था, गाइड टू गैजेटी लिखा था 8 खंडों में। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईस्वी में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें सेल्यूकस पराजित हो गया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। 27 नंबर देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। एस.आर. राव द्वारा, चार्ल्स मेसन द्वारा। उद्वाचन मतलब डिस्क्रिप्टेड मतलब पता किसने लगा, मतलब डिस्फर्ड किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ये देखिए जूनियर एडेड में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में, जो 6 से 8 वाला पेपर होता है। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। इन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर ब्राह्मी अक्षरों में अंकित दानम शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है? ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले आया? ठीक है, तो शुंग वंश, हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश। तो पहले आपका क्या आया था? पहले आपका हर्यक राजवंश, फिर आपका नंद राजवंश, फिर आपका क्या आया? मौर्य राजवंश, फिर शुंग राजवंश। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए इनका टाइम लाइन देख लेते हैं। तो हर्यक राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। नंद राजवंश 344 से 324 ईसा पूर्व था। घनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, बाद में मौर्य वंश की स्थापना किया। तो 323 ईस्वी से 184 ईसा पूर्व तक, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश, और शुंग राजवंश 185 से 73 ईसा पूर्व तक। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी कराना है, मेरा टारगेट ये है। टाइम आपका कम ले, कंटेंट ज़्यादा दें। तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? डॉक्टर स्पूनर, जॉन मार्शल, डॉक्टर स्टीन, आर.डी. बनर्जी। तो जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल के निर्देशन निरीक्षण में तक्षशिला 1900 इसका टाइमलाइन दिया गया है 13 से 34 की खुदाई हुई। नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 में हैमिल्टन ने दिया था। नालंदा की जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया और पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल था। स्पूनर के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खुदाई करवाई थी। 30 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है? बिंदुसार, अग्निमित्र, कुणाल, अशोक। तो अग्निमित्र आपका नहीं है, बिंदुसार, कुणाल, अशोक है। कुणाल आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। अग्निमित्र के बारे में जानकारी कालिदास की मालविका मित्रम से मिलती है। बिंदुसार, अशोक, कुणाल मौर्य वंश के शासक थे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमें आज पहली बार है, पहला दिन है एलटी के लिए। तो एलटी के लिए आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो बताइए। हम पूरा का पूरा लेकर आएंगे। हम एलटी का पूरा जीएस कराएंगे, पक्का कराएंगे। जैसे हमने आरओ का कराया था और चीज़ों का कराया था, ऐसे इसका भी कराएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, 1 मिनट मेरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें, एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर्स PDF वहाँ पे मिल जाती हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।